आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 2.1 मैं मजदूर हूँ, कक्षा 10वीं हिंदी से, जिसे लिखा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने। तो आइए इनका जीवन परिचय पहले देखें। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म हुआ था सन 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर नामक स्थान पर। इन्होंने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की ललित निबंधकारों में उनका स्थान महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका का संपादन किया तथा हिंदी विश्वकोश संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। ये मॉरिशस में भारत के क्या थे? राजदूत थे। भारतीय संस्कृति पर देश विदेश में दिए गए इनके व्याख्यान चिर संग्रहणीय हैं। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। आपने विवेचनात्मक, भावुकतापूर्ण चित्रात्मक भाषा का प्रयोग तथा कहीं कहीं रेखा चित्र शैली का प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पे इनकी जो भाषा शैली है वह कैसी है? तत्सम शब्दों से युक्त। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जिसमें जो संस्कृत भाषा होती है उसे ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम। तो तत्सम शब्दों का ये अपने लेख में उपयोग करते हैं और इनके जो लेख होते हैं वे विवेचनात्मक, भावुकतापूर्ण, चित्रात्मक भाषा का अपने लेख पर प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं पर रेखा चित्र शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं हैं, देखिए, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास का भारत, कादम्बरी, ठूठा आम, बुद्ध वैभव, सागर की लहरों पर, इतिहास साक्षी है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यह तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम देख लेते हैं पाठ के बारे में, कुछ जान लेते हैं। तो जो यह पाठ है मैं मजदूर हूँ, एक विचारात्मक लेख है जिसमें लेखक ने मजदूर वर्ग की कहानी को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। आत्मकथात्मक शैली मतलब जैसे देखिए यहाँ पे यह लेख किससे शुरू हो रहा है? मैं से शुरू हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मजदूर ही अपनी कहानी बता रहा हो, अपनी व्यथा को खुद मजदूर ही यहाँ पे बता रहा हो, ऐसा इस लेख को पढ़ने से लगेगा। तो यह शैली जो है वह कहलाती है आत्मकथात्मक शैली। तो यहाँ पे यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा है और यह बताने का प्रयास किया है कि इस दुनिया के वर्तमान स्वरूप तक विकसित होने की यात्रा में मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन मजदूरों की अपनी जिंदगी पहले की तरह आज भी अभावग्रस्त है। उन्हें किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिल पाई है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं पाठ को। मैं मजदूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। मजदूर बता रहा है कि मैं मजदूर हूँ जो जीवनबद्ध, जीवन से बंधी हुई श्रम शक्ति है, श्रम संगठन है, उसकी मैं क्या हूँ? इकाई हूँ। मजदूरों से ही श्रम शक्ति का जो श्रम संगठन है जीवन से जुड़ी हुई, उसका निर्माण होता है। मैं मेहनतकश मजदूर हूँ, मेहनती हूँ, मेहनत करने वाला मजदूर हूँ। आदमी के बनैलेपन से, बनैलेपन अर्थात आदमी जब वनों में रहा करता था तब से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता, शिष्ट सभ्यता मतलब कि जो आज की वर्तमान सभ्यता है, शिष्ट समाज है, सभ्य समाज है, वहाँ तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। अर्थात मजदूर की मेहनत और परिश्रम की वजह से ही जो इंसान पहले जंगल में रहा करते थे, वहाँ से लेकर अभी जो शहर, गांव, नगर बसे हुए हैं, वहाँ तक का जो सफ़र है उसमें मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ है। जमाने ने करवट ली है पर मैंने कभी ज़मीन से पीठ नहीं लगाई। यहाँ पे मजदूर कह रहा है कि जमाना सोता रहा, आराम करता रहा, पर मैंने कभी भी आराम नहीं किया। कब्ज़ाने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए, मतलब कभी भी काम करते करते थक कर रुका नहीं हूँ, बैठा नहीं हूँ। अपने जो फावड़े हैं जिससे वह काम करता है उसे रखा नहीं है कि थोड़ा सा आराम कर लो। मेरे बाजू पर जमाना टिका है। यहाँ पे मजदूर कह रहा है कि मेरे बाजू, मेरे कंधों पर पूरा जमाना टिका हुआ है। घुटनों पर अलकस, अलकस का क्या अर्थ होता है? अलकस का अर्थ होता है आलस्य। तो मेरे घुटनों पर जो अलकस है, आलस्य है, दम तोड़ती है, मतलब मुझे कभी आलस्य नहीं आती। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। मेरे जो कंधे हैं उन पर भूमंडल, भूमंडल मतलब कि पूरी धरती का, पूरी दुनिया का जो भार है वह मेरे कंधों पर ही है। मैंने ही अपनी मेहनत से पूरी धरती को क्या बनाया है?
अभी आधुनिक समय में जो भी आप देख रहे हैं वह सब किसी मेहनत से है, मजदूरों की मेहनत की वजह से ही है। उसे उठाने वाले एटलस के साथ पर मैं वो हूँ कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता नहीं। मजदूर कह रहा है कि मेरे कंधों पर पूरी दुनिया भूमंडल का भार है, मैंने पूरी पृथ्वी को उठाकर रखा है और उसके भार की वजह से मैं कभी भी थक कर गर्दन नहीं मोड़ता, नहीं अपने कंधे डालता हूँ कि अब मैं थक गया, मतलब थकान का महसूस कभी नहीं करता, न ही उन्हें बदलता हूँ, कंधे भी कभी नहीं बदलता, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कभी भी मैं हारता नहीं, थकता नहीं। कंधे डाल दूँ तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए। मजदूर कहता है कि यदि मैं मेहनत करना छोड़ दूँ, कंधे डाल दूँ मतलब मेहनत करना छोड़ दूँ, तो जो संसार पूरी दुनिया है वह लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी। जो संसार चल रही है, जिस गति से विकास हो रहा है पूरी दुनिया का, वह विकास रुक जाएगा। पर मैं कंधे नहीं डालता, ना डालूंगा, पर मैं कभी न रुका हूँ और ना ही कभी रुकूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस ना करूँगा। मैंने हमेशा बनाया है, निर्माण करना मतलब बनाया है, विध्वंस मतलब क्या होता है, नष्ट करना। निर्माण का अर्थ बनाना और विध्वंस का नष्ट करना या तोड़ना। तो मैंने हमेशा बनाया है, मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, नष्ट नहीं करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा। यदि मुझे नष्ट करना भी पड़ा मजबूरन, अगर मुझे नष्ट करना भी पड़ा तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मुझे कभी थकान नहीं महसूस होती, कभी अलकस नहीं लगती। और इस कार्य के लिए, निर्माण कार्य के लिए कभी मैं थकता नहीं हूँ, इसके लिए मुझे कभी भी थकान का एहसास नहीं होता है, कभी भी मुझे आलस्य नहीं आती है, बल्कि मेरा जो शरीर है रोआ रोआ फड़कता रहता है। जो मेरा पूरा शरीर है वह कैसा हो जाता है, काम करने के लिए तत्पर रहता है। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। यहाँ पे मजदूर कह रहा है कि जो मेरे निर्माण करने की क्षमता है, जो निर्माण करने की परिधि है, जो क्षमता है, उसकी जो व्यापकता है मतलब फैलाव है, वह अनंत है। मैं इतना अधिक परिश्रम करता हूँ कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इसे कहाँ तक बताया मजदूर ने, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक। सूर्य जहाँ से उदय होता है, उदयाचल से अस्ताचल, जहाँ पे सूर्य डूबता है, तो पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम दिशा तक और क्षितिज के छोरों तक। क्षितिज किसे कहेंगे, जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। तो क्षितिज के छोरों तक, जहाँ क्षितिज दिखाई देता है, वहाँ तक मेरी जो निर्माण करने की क्षमता है वह फैली हुई है। हजारों वर्ष पहले कलयुग भी जब अभी अंतराल के गर्भ में था, मतलब हजारों वर्ष पहले जब कलयुग की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, बहाव जो अभी ताज़ा थे। जब कलयुग की शुरुआत भी नहीं हुई थी और प्रकृति जैसे अभी क्या है कि अभी सारी चीज़ें नष्ट होती जा रही हैं, उस समय क्या था, नदियों में बहुत तेज बहाव होते थे, पानी बहते थे। तो उस समय के बहाव को, नदियों के बहाव को मैंने रोका। प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित कहा है कि मैंने जो तेज नदियाँ की धारा जो बहती थी, नदियों में जो तेज धाराएं बहती थी, उसे मैंने रोका। बहाव रोककर सविस्तृत हृद बनाए। जो बहाव रोका मतलब बांध बनाए, नदी को रोकना मतलब नदी पर बांध बनाना, ताकि पानी रुक जाए, तो पानी को रोक दिया और उस पानी को रोककर ऐसी जगह पर लेके गए, नहर के माध्यम से, नाले के माध्यम से, जहाँ पर जिन पर पर्जन्य विरहित भूमि की उर्वरा शक्ति अवलंबित हुई। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पर्जन्य विरहित भूमि, मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, विरहित भूमि मतलब जो जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, जहाँ की भूमि कैसी थी, बंजर थी, वहाँ पर मैंने पानी को पहुँचाया। कैसे, नदी में बांध बनाकर, नदी के पानी को रोककर, जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ तक मैंने पानी पहुँचाया, वहाँ पर मैंने पानी पहुँचाया और उस भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान की और वहाँ पर मैंने फसल उगाए। आगे देखिए, बढ़ते हुए समंदर का मैंने जल सुखाया। अब नदी पर बांध पड़ गई तो क्या होगा, समंदर जो है वह वहाँ तक नदी का पानी नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पे उसी को कहा है, नदी का पानी जब समुद्र में मिल रहा है तो पानी बढ़ता है, उसका मैंने जल को सुखाया। दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया और उन
पर फसलों की हरी धानी क्यारियाँ दौड़ाई। तो जहाँ पे समुद्र और नदी मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है, आसपास में दलदली जगह हो जाती है। जैसे कि जब गंगा नदी समुद्र में मिलती है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और आसपास दलदली क्षेत्र हो जाता है। तो उन दलदली क्षेत्रों को मैंने कैसा बनाया, ठोस बनाया, क्योंकि अब यहाँ पे तो बांध बन गया है ना, आगे पानी वहाँ तक नहीं जा पाया। तो पानी कम हो जाने की वजह से वहाँ की जो दलदली भूमि थी वह कैसी हो गई, ठोस ज़मीन बन गई। और वहाँ ठोस ज़मीन पे क्या किया, मज़दूरों ने फसल उगाए और वहाँ पर भी हरियाली छा गई। कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती है, उसकी नम दलदल भरी भूमि किसने सौंदर्य से रंगी। किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझिल वायु से मदहोश किया। किसने उसके केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली। कल्हड़ की कलम से पूछो किसने किसने। तो यहाँ पे मजदूर कहना चाहता है कि जो कश्मीर है, जिसका नाम सुनते ही हमारा दिल खुश हो जाता है, उसकी जो दलदल भूमि थी उसे किसने सुंदर बनाई। प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर यह किसने किया, कश्मीर को इतना सुंदर किसने बनाया। और झेलम नदी, जो झेलम नदी है उसकी तटवर्ती जगह है, तट पर जो जगहें हैं उसकी जो वायु है उसे सुगंधित किसने किया। सुरभि बोझिल मतलब सुरभि मतलब सुगंधित, वायु को सुगंधित करके मदहोश किसने किया। तो वह भी किसकी वजह से हुआ, मजदूरों की वजह से हुआ। क्योंकि देखिए आगे, किसने उसके केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली। तो वहाँ पे वायु सुगंधित हो गई क्योंकि वहाँ पे केसर की खेती होती है। केसर एक प्रकार का मसाला है जो कि सबसे महंगा मसाला कह सकते हैं केसर। तो उसकी वहाँ खेती की जाती है, जिसकी खुशबू से वहाँ की वायु कैसी हो गई, मदहोश हो गई, सुगंधित हो गई। कल्हड़ की कलम से पूछो, आखिर यह सब किसने किया। कल्हड़ है जो कश्मीर के ही एक कवि थे, विद्वान थे। तो उनकी कलम से पूछो कि आखिर यह सब किसने किया। आगे है, दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था। पूरी दुनिया सोती थी पर मैं जागता था। जब नील नदी की धारा छाती पर चट्टान ढोती थी, दक्षिणी पहाड़ी में मेरी चट्टान। तो यहाँ पे बताया गया है जो नील नदी है, जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है दुनिया की, उस नदी की धारा में जो चट्टानें बहकर आती थी उसी चट्टानों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इन चट्टानों को मैंने नील की सबल छाती से उठाकर अपनी छाती पर रखा, अपने बाजुओं पर, कंधों पर, गर्दन पर, और चढ़ा दिया 500 फुट ऊपर आसमान की छाती छेद गीजा और सक्कारा के मैदानों में अपनी जिंदा छातियों से, इसलिए कि मुर्दा छातियाँ उस धूप से भूनी बालों में पिरामिडों की छाया में चिर निद्रा में सोए। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिन और रात सोते रहे सभी, कोई पूरी दुनिया सोती रही दिन और रात, लेकिन मैं जागता था। जब नील नदी की धारा पर, मतलब सबसे लंबी नदी जो जिसे मानी जाती है नील नदी, उसकी धारा में बड़ी बड़ी चट्टानें बहकर आती थी। तो उस चट्टानों को मैंने नील नदी की छाती से, मतलब नील नदी से मैंने निकाला, अपनी छाती पर रखा, अपने बाजुओं पर, अपने कंधे पर उठाकर उसे कहाँ पहुँचा दिया, 100 फुट ऊपर आसमान की छाती छेद, कहाँ, गीजा और सक्कारा के मैदानों में। तो गीजा और सक्कारा में क्या है, पिरामिड है। पिरामिड तो आप लोग सभी जानते होंगे, जहाँ पे मम्मी होती है ना, पट्टियाँ बांध के जहाँ पे मुर्दों को रखा जाता था। तो उसी पिरामिड को देखे होंगे आप लोगों ने कि इस तरीके से पिरामिड होता है। तो इनकी ऊंचाइयाँ कितनी होती है, 500 फुट तक ऊंची होती है। इतने ऊंचे ऊंचे जगह पर मजदूरों ने उन चट्टानों को पहुंचाया और पिरामिडों का निर्माण किया। क्यों, ताकि वहाँ पे जो मरे हुए लोग हैं, वह तो रेगिस्तान है ना, गीजा और सक्कारा का जो मैदान है वो रेगिस्तान है, पूरा चारों तरफ धूल ही धूल, रेत ही रेत है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि धूप से भुनी बालू में पिरामिड के छाया में चिर निद्रा में सोए। तो वहाँ पे चारों ओर क्या है, बालू ही बालू है। तो वहाँ पे पिरामिड बनाया गया ताकि जो मरे हुए लोग हैं उसे वहाँ पे आराम से रखा जा सके और वे लोग वहाँ पे आराम से रहे, मुर्दे लोग। इस मुर्दे लोगों के आराम के लिए जिंदा मजदूरों से काम करवाया जाता था, मेहनत करवाया जाता था। देखिए इतने बड़े बड़े पिरामिड को बनवाने के लिए ना ही उस समय मशीनें थी, ना ही क्रेन था, कुछ नहीं था। सब किसके सहारे बना है, मजदूरों के सहारे ही बना है। तो यह सब हो सका है क्योंकि मजदूरों ने कभी आराम नहीं किया, हमेशा मेहनत करते रहे। और मिला क्या अंत में उनको, कुछ भी नहीं। आगे देखिए, आगे का पैराग्राफ है, मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोद कर तांबा निकाला, सोना चांदी लोहा कोयला हीरा। मजदूर कह रहा है कि मैंने पहाड़ को काट कर, बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर, चट्टानों को खोद कर क्या निकाला, तांबा, सोना चांदी, लोहा कोयला और हीरा निकाला मेहनत करके।
पाताल में घुसकर जब तपता दिन नरक की रातों की अंधियारी लिए उन कारखानों में उतरता, मैं पत्थर काटता होता अपने मालिकों के लिए था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उन मजदूरों के बारे में जो ज़मीन के नीचे खदानों में जाते हैं और पत्थर को तोड़ तोड़ कर क्या निकालते हैं, कोयले वगैरह, सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, लोहा निकालते हैं। उन मजदूरों की बातें यहाँ पे हो रही है कि वे पाताल में घुसकर, मतलब धरती के नीचे जाकर, जब बहुत गर्मी होती थी तपता दिन, मतलब गर्मी के दिनों में भी नीचे जाकर नरक के जैसे रातों की अंधियारी लिए। नरक के की रातों की अंधियारी मतलब कि नीचे कैसा होता है, अंधेरा होता है खदान के नीचे। तो उन अंधेरों में जाकर मैंने क्या काटा है, पत्थर काटा है अपने मालिकों के लिए। कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक, कोलार जो भारत जगह है जहाँ पे सोने का खान है, तो वहाँ से लेकर अमेरिका के जो खाने हैं वहाँ तक मैंने काम किया है। ज़मीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैंने चमकता लोहे सा कठोर हीरा निकाला और दक्षिणी अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहा हूँ। उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी ज़िंदगी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़मीन की छाती फाड़ कर, ज़मीन को खोद कर जहाँ पे कोयला निकाला जाता है वहीं से क्या निकलता है, हीरा। कोयले के ही खदान से हीरा प्राप्त होता है। तो लोहे सा कठोर हीरा मतलब लोहे के समान जो कठोर हीरा होता है उसे भी मैंने निकाला है। चमकता हुआ हीरा को भी मैंने निकाला है और अभी भी दक्षिणी अफ्रीका में अभी भी निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, चमकता हुआ हीरा। लेकिन मेरी ज़िंदगी कैसी है, अभी भी अंधियारी ज़िंदगी है, मतलब कि अभी भी अभावग्रस्त है, अभी भी मैं हर सुविधा से वंचित हूँ। अभी भी वे कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं, काली अंधियारी ज़िंदगी बिता रहे हैं, मतलब अभावग्रस्त ज़िंदगी, हर प्रकार के सुख सुविधा से वंचित उनकी ज़िंदगी है। मेरी खोदी ज़मीन को घेरे शेर से खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं, मुझे घूरते, मेरी एक एक हरकत पर छलांग मारते। अगर मैं अपनी जगह बुद्ध बनकर खड़ा न रहा होता तो पीठ फेरते ही पिंडलियाँ उनके मुंह में होती और उनके घेरे से बाहर निकलते ही वह अमानुष अपमान जिसमें अंतर खुलकर चमक जाए, मैं हीरा निकालता हूँ। तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया गया है, उन मजदूर के बारे में बताया गया है जो हीरा निकालते हैं। तो हीरा निकालने के लिए वे लोग खदान के अंदर जाते हैं, नीचे धरती के नीचे खदानों में। तो वहाँ पे जो घुसने का, सुरंग में घुसने का जो रास्ता है, वहाँ पर कुछ गार्ड्स लोग उनकी हरकतों पर नज़र रखे हुए होते हैं कि कहीं वे लोग आराम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। अगर वे काम करते हुए नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और बाहर निकालते ही उन्हें बहुत अधिक सज़ा दी जाती है। तो उसी बात को यहाँ पे कहा गया है। और तो यहाँ पे उन मज़दूरों के बारे में बताया जा रहा है, उन मज़दूरों की व्यथा बताई जा रही है जो हीरा निकालते हैं, कि किस प्रकार उन पर नज़र रखे हुए रहते हैं कि अगर वे थोड़े से भी इधर उधर कुछ करते हैं, अपना काम वे सही ढंग से अगर नहीं करते हैं तो उन्हें किस प्रकार सज़ा दी जाती है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अगला है रोम का वह कोलोसियस, मैंने अपने हाथों खड़ा किया उसे। जो कोलोसियस बहुत पुराना है, ऐतिहासिक इमारत है अभी, तो उसे भी मैंने बनाया है। जैसे कभी एथेंस में अरीना का निर्माण किया था, जहाँ मेरे से गरीब को श्रीमानों की दृष्टि सुख के लिए शेरों से लड़ना होता था। तो यहाँ पे मजदूर ने बताया है कि रोम का वह कोलोसियस मैंने अपने हाथों से खड़ा किया। और वैसे ही एथेंस में अरीना का निर्माण किया। अरीना क्या है, जहाँ पे गरीबों को, जो मजदूरों से भी गरीब होते हैं, उनको बड़े लोगों के सुख के लिए, उनके मनोरंजन के लिए शेरों से लड़ना होता था। तो उसे क्या कहते हैं, अरीना। उस स्थान को जहाँ पे इंसानों और शेरों को लड़वाया जाता था मनोरंजन के लिए, उसे अरीना कहते हैं। ये कहाँ था, एथेंस में। वैसे ही स्पेन के वे खूनी अखाड़े भी, जहाँ लड़कों को सांडों से मौत की बाजी लगानी होती थी। और वैसे ही स्पेन में क्या था, स्पेन में खूनी अखाड़े थे जहाँ पे लड़कों को सांड से लड़वाया जाता था। यहाँ पे शेर से लड़वाया जाता था अरीना में, और स्पेन में जो खूनी अखाड़े थे वहाँ पे इंसानों को सांड से लड़वाया जाता था, ताकि जो बड़े लोग हैं वे खुश हो सके, उनका मनोरंजन हो सके। तो इन सब का निर्माण भी किसने किया था, मजदूरों ने ही किया था। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली, उसे जोत बोकर हरा कर दिया। विजयों से लौटे हुए रोमन जनरलों की प्रांतीय भूमि, मीलों फैले खेत मैंने बोए काटे। सामंतों की दुनिया मैंने बसाई, जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे रखा जाता था। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो बाबा आदम के, मतलब कि जब इंसान जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, उस समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में वनों को काटकर
प्राचीन समय के जंगलों को मैंने काटा और जो पथरीली ज़मीन थी उसे खोद कर मैंने क्या कर डाली, नरम कर डाली, और उस पर क्या किया, जोत बोकर फसल उगाया, जिससे धरती पर क्या छा गई, हरियाली छा गई, हरा कर दिया उसे। दूसरे प्रांतों को जीतने वाले, जो दूसरों प्रांत को जीतने वाले रोमन सरदार होते थे, जनरल होते थे, उनकी भूमि और खेतों को मजदूरों ने ही क्या किया है, बोया और काटा है, हरियाली वहाँ पे भी उन्होंने की है। सामंतों की दुनिया मैंने बसाई, जो सामंत होते थे, जमींदार होते थे, उनके भी जो किले हैं वे भी मैंने ही बनाए हैं, जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे रखा जाता था। और उन किलों, जिस किलों को जो छोटे छोटे सामंत होते थे, जमींदार रजवाड़े होते थे, उनकी दुनिया, उनके किलों को भी मैंने ही बनाया। उबड़ खाबड़ भूमि पर किले बनाए, उन किलों की गहराई में मजदूरों को भूखे शेर की भांति बंद कर रखा जाता था, वहाँ पे कैद करके उन्हें रखा जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, यहीं तक। बाकी के पार्ट को हम लोग, बाकी चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।